आप देख रहे हैं आज़ाद पोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 23 जुलाई 2025। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे इस्राएली पीएम नेतन्याहू की बची जान, एक औरत ने बनाया था बम ब्लास्ट में उड़ाने का प्लान, हमास इसराइल के बीच सीजफायर डील के आसार, आईडीएफ फिर गजा से पीछे हटने को तैयार, ज़ेलेंस्की ने कानून पर चलाई तलवार, यूक्रेन में बगावत और यलगार, रूस के ड्रोन हमले से यूक्रेन में स्कूल, अस्पताल, दुकानें हुई राख, यूक्रेन ने भी रूस पर की ड्रोन्स की बरसात। दोस्तों, इन खबरों के अलावा भी इस शो में हैं बहुत सी खबरें, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। बेंजामिन नेतन्याहू का काम तमाम होने वाला था, उसे बम से उड़ाने का प्लान था, लेकिन वो किस्मत से बच गया। एक बुजुर्ग औरत ने नेतन्याहू को उड़ाने की साजिश थी बनाई, लेकिन प्लान अमल में आने से पहले ही शिन बेट ने, जो इसराइल की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, उसने उस औरत को गिरफ्तार कर लिया। 23 जुलाई को इसराइली मीडिया में शाया हुई खबर के मुताबिक इसराइल की खुफिया एजेंसी शिन बेट ने एक बुजुर्ग इसराइली औरत को 2 हफ्ते पहले गिरफ्तार किया था। इस पर शक था कि उसने इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को बम से उड़ाने की साजिश रची थी। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये औरत सेंट्रल इसराइल से है और उसे 2 हफ्ते पहले गिरफ्तार किया गया था। उस पर इल्ज़ाम है कि वो एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि आईईडी से नेतन्याहू पर हमला करना चाहती थी। हैरत की बात यह है कि इतना बड़ा इल्ज़ाम लगने के बाद भी उस औरत को छोड़ दिया गया, हालांकि उसकी सख्ती अभी खत्म नहीं हुई। उसे इस शर्त पर छोड़ा गया कि वो किसी भी सरकारी इदारे के करीब नहीं जाएगी और ना ही नेतन्याहू के आसपास नजर आएगी। इसराइली मीडिया ने यह बताया है कि जुमेरात को 24 जुलाई को इस औरत के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी, जिसमें जुर्म की साजिश रचने और दहशतगर्दी की प्लानिंग करने का इल्जाम होगा। लेकिन यह औरत नेतन्याहू को क्यों मारना चाहती थी, इसका जिक्र किसी भी इसराइली मीडिया पोर्टल के या अखबार की रिपोर्ट में नहीं है, इसलिए मैं आपको इस बारे में कोई इत्तला नहीं दे सकता। एक और अहम खबर है होस्टेज डील और सीजफायर से जुड़ी हुई, लेकिन उससे पहले ज़रा एक और खबर तो जान लीजिए। मासूम आईडीएफ की गलती से गिरा गोला, चर्च हो गया तबाह, मगर सज़ा किसी को नहीं। ईसाई दुनिया से जलालत उठाने के बाद आईडीएफ ने बच्चों वाला ऐलान किया है, दलील दी है। आईडीएफ ने माना है कि पिछले हफ्ते गजा सिटी में जो चर्च पर हमला हुआ था वो आर्टिलरी की गलती से हुई फायरिंग थी, यानी तोप से, यानी टैंक से। होली फैमिली चर्च पर दागे गए इस गोले से 3 लोग मारे गए, चर्च में कई जख्मी हुए, लेकिन आईडीएफ ने साफ कर दिया है कि इस हादसे में किसी भी सिपाही को सजा नहीं दी जाएगी। गोले का मूड उधर हो गया चर्च की तरफ, सिपाही की क्या गलती थी। कैथोलिक चर्च और कई यूरोपियन मुल्कों ने इसराइली फौज के इस हमले पर नाराजगी जाहिर की थी। ट्रंप ने भी की थी, पोप ने भी की थी और कहा था कि आईडीएफ का गजा में अपने जवानों पर कोई कंट्रोल नहीं है। और आईडीएफ कह रही है कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, अब कोई फांसी थोड़ी ना लटका देंगे ना, है ना। एक अच्छी खबर आई है, थोड़ी सी अच्छी कह सकते हैं, क्योंकि जब तक ये पूरी सामने नहीं आ जाएगी पक्कर, कुछ भी कहना ठीक नहीं। हमास और इसराइल के बीच सीजफायर डील होने के आसार नजर आ रहे हैं, खबर ये कहती है। और खबर ये भी कहती है कि आईडीएफ फिर से पीछे हटने को अब तैयार हो गई है, यानी जनवरी वाली पोजीशन पर। और ये खबर इसराइली मीडिया ने शाया की है, तो मामला और ज़्यादा यकीन करने के लायक बन जाता है, वरना तो वो कहते रहते नहीं 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 हमास जिद पर अड़ा है, हमास जिद पर अड़ा है। खैर, सुन लीजिए खबर। इसराइल और हमास के बीच होने वाली मुमकिना डील में एक बड़ा मोड़ आ सकता है, और वो है आईडीएफ का गजा से पीछे हटना, जो हमास की डिमांड थी। इसराइली मीडिया के सोर्सेस के मुताबिक इस डील में इसराइली फौज के जनवरी 2025 की पोजीशन पर लौटने की बात शामिल है, यानी गजा बॉर्डर के करीब 1100 मीटर तक का सिक्योरिटी जोन, जैसा कि जनवरी में आईडीएफ ने अपना कब्जा पीछे खींचते वक्त तय किया था कि सरहद जो है गजा की उससे बस 1100 मीटर तक हम अंदर रहेंगे, उसके बाद आगे नहीं आएंगे। खैर, जनवरी में इसराइली फौज ने गजा सिटी, खान यूनिस, रफा और सेंट्रल गजा के अंदरूनी हिस्सों से पीछे हटकर सिर्फ 700 से 1100 मीटर के बॉर्डर एरिया तक अपनी मौजूदगी रखी थी। अब जिस डील की बात चल रही है उसमें आईडीएफ 1100 से 1200 मीटर तक के सिक्योरिटी जोन तक महदूद रह सकती है।
हालांकि मार्च में हमास के साथ जंग दोबारा शुरू होने के बाद इसराइली फौज ने गजा के 75% हिस्से पर फिर से कंट्रोल जमा लिया था। लेकिन अब इसराइल के कई बड़े अफसर, सुनिएगा, लेकिन अब इसराइल के कई बड़े अफसर इस बात के इशारे दे चुके हैं कि अगर कोई डील होती है तो आईडीएफ एक बड़े हिस्से से पीछे हटने को तैयार है, बशर्ते हमास बाकी बचे सारे इसराइली होस्टेजेस को छोड़ दे। यानी एक बार फिर इसराइल पीछे हटने को तैयार है रिट्रीट के लिए, लेकिन शर्त यह है कि पहले हमास झुके। अब हमास के ऊपर सभी की निगाहें हैं। अब बात रशिया और यूक्रेन की। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के खिलाफ बगावत जैसे हालात हैं खुद यूक्रेन में। खुद की ताकत बचाने के लिए एक ऐसा सख्त कदम उठाया कि वो खुद के लिए भारी पड़ गया। यूक्रेन के शहरों में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। वजह है प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से एंटी करप्शन एजेंसीज पर कसी गई लगाम। जो करप्शन पर लगाम लगाते थे उन्हीं पर लगाम लगाई है ज़ेलेंस्की ने, तो लोग बगावत पर उतर आए। ज़ेलेंस्की ने मुल्क की 2 बड़ी एजेंसियों नाबू और सापो को सीधे, ऐसे लग रहा है गब्बर के कोई लोग हैं, खैर इनको सीधे एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में ले लिया है। उनका कहना है कि ये एजेंसियां रूस के असर में आकर काम कर रही थीं, मगर यूक्रेन की आवाम इसे तानाशाही भरा कदम मान रही है। लोग कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की अपनी ताकत को बचाने के लिए अब सिस्टम पर ही हमला कर रहे हैं और इसी वजह से मुल्क में बगावत जैसे हालात बन रहे हैं। अब यूक्रेन की हुकूमत एक जंग सरहद पर लड़ रही है और दूसरा मोर्चा मुल्क के अंदर ही खुल गया है। ये ज़ेलेंस्की के लिए खतरे की घंटी बजने जैसा है, इसके सिवा और क्या हो सकता है। जब अपनी आवाम खुद हुक्मरान के खिलाफ हो जाए तो वो दुश्मन से ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। बढ़े आगे। रूस ने पिछले 24 घंटों में यूक्रेन के कई इलाकों पर ज़बरदस्त ड्रोन हमले किए। इन हमलों में कम से कम 2 आम लोगों की जान चली गई, जबकि 30 लोग जख्मी हुए, इनमें बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेनी एयरफोर्स के मुताबिक रूस ने 71 अटैक ड्रोन और डिकॉय ड्रोन कई डायरेक्शन से, कई सिम से छोड़े थे। इनमें से सिर्फ 27 को एयर डिफेंस गिरा सका, जबकि 18 ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से रोके गए। सबसे ज्यादा तबाही सूमी रीजन में हुई, जहां एक शख्स की मौत हो गई और 12 लोग जख्मी हुए। इन हमलों से रिहायशी इमारतें, स्कूल, अस्पताल, दुकानें और गाड़ियां बुरी तरह तबाह हुई हैं। इधर रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक बीती रात रूस के अलग अलग इलाकों में यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किए, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने 33 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। रोस्तोव रीजन के एक छोटे से शहर में, टाउन में एक ड्रोन हमला हुआ, इसमें 3 रशियंस जख्मी हो गए। यूक्रेनी ड्रोन अब रूस के अंदरूनी इलाकों तक पहुंचने लगे हैं, जो दोनों ममालिक के बीच जंग के और तेज होने का सिग्नल है। कुछ खबरें यहाँ से, ताज़ा हालात फिलहाल मैं आपको गज़ा की दिए देता हूँ। इसराइल लगातार गज़ा पर बमबारी, अब मिक्स खबरें होंगी, लगातार हैवी शेलिंग कर रहा है, हैवी बमबारी कर रहा है। और आज बताया गया है कि भुखमरी से, मैल न्यूट्रिशन से जो जॉइंट केसेस हैं डेथ के, वो 10 हो चुके हैं। 10 और फ़लस्तीनी भूख से जान गंवा चुके हैं। गज़ा में मदद नहीं जा रही है, राशन नहीं जा रहा है। इसे कितनी बार कहा जाए, इसराइल से लगातार मुतालबा किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा राशन भेजिए, लेकिन हमने आपको मिडिल ईस्ट मॉर्निंग शो जो हमारा आता है उसमें बताया था कि इसराइल कह रहा है कि गज़ा में कोई भुखमरी नहीं है, ऐसे कोई हमें सबूत नहीं मिले, भरपूर खाना मिल रहा है। और ये आलम है कि अल जज़ीरा लिख रहा है गज़ा के रिपोर्टर्स के हवाले से कि 10 और लोग भुखमरी का शिकार हुए हैं। अच्छा, और ये भी बताया गया है कि अब वो जो हमने आपको पिछले बुलेटिन में बताया था कि 100 NGOs ने ये कहा है कि फ़ौरन जंग रोकी जाए और इसराइल पर बड़े कत्ल व गारत के इल्ज़ाम लगाएं, अब वो 111 NGOs हो गए हैं। उन सब ने कहा है कि लोगों को जबरन भुखमरी से मारा जा रहा है। ये एक जो है इंसान की बनाई हुई भुखमरी है और 80 लोग जो हैं, 111 लोग अब तक भूख से मर चुके हैं। शहीद तो नहीं कहूँगा, कत्ल हो चुके हैं, मर चुके हैं। 80 उसमें बच्चे हैं 111 में। खैर, अभी जो है वो लगातार हमले जारी हैं। यूरोपीय यूनियन ने भी वार्निंग दी है इसराइल को और कहा है कि ये जो भूख से मरने का सिलसिला तेज़ हो गया है, ये तुम्हारे लिए मुश्किलों का सबब खड़ा कर सकता है। गज़ा की अथॉरिटीज़ ने कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो ऐसा है कि बस इंसानी मयार से नीचे की बात है जो इसराइल कर रहा है गज़ा में। द गार्जियन की खबर है, मैं
آپ کو بتانا چاہتا تھا اس سے پہلے، لیکن میرے پاس یہ میں بتا دوں کہ کل سے پڑھی ہے رات سے. 14,000 بچوں پر موت کا خطرہ منڈرا رہا ہے غزہ میں. گارجین انگلینڈ کا پیپر ہے. اگر غزہ میں ایڈ انٹر نہیں ہوتی ہے تو غزہ کے 14,000 بچے مارے جا سکتے ہیں، جنہیں وہ بیبی فارمولا ملنا ضروری ہے جو بچوں کے دودھ کا ڈبہ ہوتا ہے، اور کچھ نیوٹریشنس فوڈ بھی. یہ یو این کے پیس کیپرز نے کہا ہے کہ فوراً مداخلت کر کے اس جنگ کو روکا جائے. ایران کی طرف سے تسنیم نیوز ایجنسی میں خبر چھپی ہے، ایران نے جو ہیومینیٹیرین سفرنگ ہے غزہ میں، جو اس وقت انسانی بحران ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں اسے سنبھالنا ہوگا، ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا. اور جو اسرائیل نے بھوک مری کی پالیسی اپنا رکھی ہے غزہ میں، وہ بے حد خطرناک ہے. ایران نے اسرائیل کے حملوں کی مذمت کی ہے. ایران کی فارن منسٹری نے غزہ میں اسرائیلی حکومت کی جینوسائیڈل وار اور وار کرائمز کی کڑی مذمت کرتے ہوئے فلسطینی لوگوں کے درد اور تکلیفوں کو ختم کرنے کی بین الاقوامی اپیل کی ہے، پوری دنیا سے اپیل کی ہے ایران نے. خیر، سعودی عرب سے بھی خبر ہے. اشرق الافسد کی کنگ سلمان کو آپ دیکھ رہے ہیں، ان کا فوٹو ہے. سعودی عرب ارجز پریکٹیکل میجرز اگینسٹ اسرائیل امپینڈنگ آف پیس. یہ کہتے ہیں کہ امن قائم کرنے کے لیے اسرائیل پر نکیل لگانا ضروری ہے، اور انہوں نے بھی مذمت کی ہے حملے کی. سعودی عرب نے امن میں خلل ڈالنے والے اسرائیل کے خلاف جو ہے کچھ معقول علاج کرنے کا سبھی سے مطالبہ کیا ہے. وہ علاج کیا ہوں گے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنا بزنس کر رہے ہیں. یو اے ای تو بزنس کر رہا ہے اسرائیل سے، اور باقی عرب ممالک کر رہے ہیں. اگر یہ بزنس کر رہے ہیں تو انہیں فوراً بزنس بند کرنے چاہیے، اور اگر یہ بزنس نہیں کر رہے ہیں تو پھر کلیریفیکیشن دینا چاہیے کہ ہم ایک پیسے کا بھی بزنس نہیں کر رہے ہیں، اور ہم اسرائیل سے فیوچر میں کوئی تعلق نہیں رکھیں گے جیسے ایران نہیں رکھتا ہے. تب جا کر یہ لوگ، اسرائیل جیسی جو ایک اینٹی ہے، وہ لائن پر آئے گی. فی الحال یہ تصویریں ہیں غزہ کی. کچھ لوگوں کو آٹا ملا ہے. جب ٹرکس آئے ہیں غزہ میں تو جی ایچ ایف کے ہی اسے سینٹرل خان یونس میں ان لوگوں کو آٹا ملا تھا. اس کی تصویریں آئیں آج 23 جولائی میں صبح، تو میں نے دیکھا یہ لوگوں کے ایک ہجوم. دیکھیے دور حد نگاہ تک آپ کو لوگوں کے کندھوں پر آٹے کی بوری دکھ رہی ہے. ملا تو ہے لیکن کیا ہے، مزدوروں والی ایک زندگی ان کی بن گئی ہے بیچاروں کی. ہر ایک چہرہ اندر سے ستا ہوا، اندر سے گال مل رہے ہیں. نہ جانے کتنے کتنے دنوں کے بعد ان کے نصیب، ان کے مقدر میں آٹے کی بوری آئی ہے. یہ غزہ کے لوگوں کے حالات ہیں. اور جہاں راشن، جہاں پر کھانا بنا بنایا ملتا ہے، وہاں دیکھ رہے ہیں آپ عورتوں کی تکلیف ایک دوسرے کے اوپر چڑھی جا رہی ہیں. چہرہ روتا ہوا بنایا کہ کھانا ملے گا نہیں ملے گا. ہر آنکھ میں آنسو ہے، ہاتھوں میں ٹب ہے کہ اس میں کھانا لیکوڈ فارم میں ملے گا. دور سے دیکھیے تو کسی کی بالٹی، کسی کا تشلا، کسی کا بھگونا. یہ حالات ہیں. ہم سمجھ نہیں رہے ہیں غزہ میں کیا ہو رہا ہے. غزہ میں بہت برا ہے. اچھا، ترکی سے خبر ہے. ترکی اور یونائٹڈ کنگڈم کے بیچ ایک بڑی ڈیل ہوئی ہے. یورو فائٹر جو ہے جیٹس، ان کو لے کر، اور 40 فائٹر جیٹس ترکی خریدنے جا رہا ہے. اور اس کو لے کر جو ہے بڑی ہلچل مچ گئی ہے، خاص طور سے اسرائیل میں. اس کو لے کر ایک الگ سے خبر بنائی جائے گی. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے.